Good morning, students and friends. Welcome to my channel Sociology with Dr. प्रियंका चौबिसा। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से और जोर शोर से चल रही होगी और उसी में मैं आपका थोड़ा सा सहयोग कर रही हूँ अपने वीडियो के साथ। और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस YouTube चैनल पर हम समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की बात करते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो भी उपयोगी साबित होगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के तहत जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सामाजिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चूंकि हम सभी समाज के प्राणी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य जो है उसके जीवन में भी परिवर्तन होता है और मनुष्य खुद भी एक परिवर्तनशील प्राणी के तहत आता है। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि परिवर्तन क्या है, क्योंकि जब तक हम परिवर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे हम सामाजिक परिवर्तन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन एक साधारण भाषा में परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो परिवर्तन है बदलाव। इसके साथ तीन चीजें जुड़ी हुई हैं: वस्तु, समय और अंतर। परिवर्तन को अगर आपको समझना है तो आप इसकी इन तीन चीजों पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप परिवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, परिवर्तन क्या है? किसी भी वस्तु में किन्हीं दो समयों में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम परिवर्तन या बदलाव कहते हैं। बहुत ही सीधी सी बात, किसी भी वस्तु में किन्हीं दो समयों में जो अंतर पाया जाता है उसे हम कहते हैं बदलाव या परिवर्तन। मतलब अगर परिवर्तन है तो ये तीन चीजें होंगी। तो ये तीन चीजें जहां पर हैं वहां परिवर्तन है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु, चाहे एक चौक है, ये डस्टर है, बोर्ड है, पेन है या कोई भी चीज, अगर उस वस्तु में किन्हीं दो समयों में जो डिफरेंसेस, जो अंतर देखे जाते हैं वो परिवर्तन या बदलाव की श्रेणी के तहत आते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी समयों, सभी जगहों और सभी स्थानों पर होती है। विभिन्न कालों से ये परिवर्तन की प्रक्रिया चली आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। जहां तक परिवर्तन की बात है वो है आपका बदलाव, और उनके साथ में ये तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। और जब ये तीन चीजें किसी सामाजिक क्षेत्र में होती हैं तो आपका वो परिवर्तन कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन, अर्थात समाज में होने वाले परिवर्तन। फ्रेंड्स, सामाजिक परिवर्तन अगर हम देखें कि समाजशास्त्र में सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो नाम आता है अकबर महोदय का, जिन्होंने सबसे पहले 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया। पॉइंट टू बी नोटेड कि 1922 में सबसे पहले किस महोदय ने अपनी पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया, तो महोदय का नाम है अकबर। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज नामक पुस्तक किस विद्वान की है? अकबर महोदय की। तो फ्रेंड्स, आप ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उससे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं जिनको आपको नोटेड करना आवश्यक है। तो 1922 में सोशल चेंज नामक पुस्तक में अकबर महोदय ने अपना सामाजिक परिवर्तन से संबंधित शब्द जो है वो उसके तहत दिया, और आप ही ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एक सिद्धांत भी दिया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी एक परिभाषा है जो गिन्सबर्ग महोदय ने दी है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से है। समाज से संबंधित जितनी भी चीजें, बातें हैं जो कि समाज के अंतर्गत आती हैं, समाज के तहत आती हैं, संस्था, समुदाय, समिति, समाज से संबंधित समूह, समाज में रहने वाले लोग, रीति रिवाज, नियम, परंपराएं, प्रथाएं
और विभिन्न प्रकार की जितनी भी बातें हैं जिनमें कोई भी अंतर किन्हीं दो समयों में आता है। अब दो समय कुछ भी हो सकते हैं कि कल और आज, तब और अब, उस समय इस समय। तो ये जो दो समय हैं तब और अब वाले कि वो और ये, तो ये जो दो समय है, इन दो समयों में जो अंतर देखा जाता है वही आपका आता है बदलाव के अंतर्गत और इस परिवर्तन के तहत आता है। तो एक छोटी सी बात स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जो सामाजिक संबंधों में होते हैं, सामाजिक रिलेशन, सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचे में, समाज से संबंधित विभिन्न वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। फ्रेंड्स, सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रतिमान हैं जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से संबंधित हम कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, तो उन्हें आप कुछ इस तरह से देखते हैं। पहला परिवर्तन आपका कहा जाता है रेखीय परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, ये आपके सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है, मतलब किन किन रूपों में आपका ये परिवर्तन देखा जाता है। हम कह रहे हैं कि समाज में होने वाले परिवर्तन, तो परिवर्तन एक ही तरह से नहीं होते, बदलाव जो है वो एक जैसे नहीं होता, उनका जो स्वरूप है, उनका जो प्रतिमान है वो अलग तरह का होता है और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वो नाम क्या है या वो परिवर्तन क्या है वो आप देख लीजिए। ये जो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है उसमें सबसे पहला परिवर्तन है रेखीय परिवर्तन। अब इस रेखीय परिवर्तन को हम कैसे समझेंगे? कभी कभी कुछ परिवर्तन अचानक यकायक हमारे सामने आते हैं और ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक निश्चित दिशा में होते हैं, एक रेखा में होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, जब सबसे पहले मोबाइल फोन आए थे तो वो कीपैड वाले थे, फिर धीरे 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 उनमें और परिवर्तन आया और आज हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। ये आपका जो परिवर्तन है ये आपके रेखीय परिवर्तन के तहत आता है, क्योंकि रेखीय परिवर्तन में विभिन्न प्रकार के आविष्कारों को सम्मिलित किया जाता है। ये परिवर्तन तब तक हो जाता है, तब तक होता रहता है जब तक कि किसी ऐसे नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता जो एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन के तहत आता है। तो आपका कीपैड से मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल का यूज शुरू हुआ, मतलब कि मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ, लेकिन मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन में परिवर्तित हो गए, तो ये रेखीय परिवर्तन, मतलब यहाँ से वापस मुड़ नहीं रहे, आप वापस स्मार्टफोन से कीपैड फोन की तरफ नहीं आएंगे, न आज आएंगे और न कल आएंगे। तो आपका यही जो परिवर्तन है ये रेखीय परिवर्तन, एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन आपका रेखीय परिवर्तन के तहत आता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका परिवर्तन आता है जिसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन या लहरदार परिवर्तन। फ्रेंड, लहरदार जो परिवर्तन है, जैसा आपको इसकी संरचना से स्पष्ट हो रहा होगा, इस परिवर्तन में पहले प्रगति होती है, फिर ह्रास होता है, फिर प्रगति होती है, फिर ह्रास होता है, लाइक दिस, ज्वार भाटे की तरह। जैसे जनसंख्या कभी अचानक बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या कुछ सालों में घटती है, फिर जनसंख्या बढ़ती है, सेम एज जैसे ही जैसे आपका सेंसेक्स या शेयर मार्केट चलता है। तो आपका ये जो परिवर्तन कहा जाता है वो उतार चढ़ाव या लहरदार परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि को लेते हैं। आपके परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तनों का जो तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। इसकी संरचना से ही या इसके इस रेखा चित्र से ही आप समझ गए होंगे कि परिवर्तन का ऐसा स्वरूप जिसमें जिस अवस्था से प्रारंभ होता है पुनः उसी अवस्था में लौटकर आता है। जैसे सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, दिन रात, रात दिन, दिन रात, रात दिन। आपकी ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो आपके चक्रीय परिवर्तन के तहत आती है। और उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मैं दूंगी जो आप शायद अच्छे से समझ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं फैशन, जिसके लोग आजकल दीवाने हैं। फैशन भी एक ऐसा ही सामाजिक परिवर्तन है।
जिसमें आप लोग देखते होंगे कि हम मूवीज में देखते हैं बहुत पहले के जो फैशन था वो वापस लौट कर आता है और हम कहते हैं कि ये तो पुराना फैशन था, ये वापस लौट कर आया है। तो यही जो परिवर्तन की प्रक्रिया है कि एक बार उससे गुजरने के बाद पुनः वही चीज वापस आती है और लोग उसे अपनाते हैं, तो उसे हम चक्रीय परिवर्तन के तहत रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रतिमान। अब हम सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, तो जिन्हें आप ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो है ऑकबर्न महोदय। ऑकबर्न महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में 1922 में अपने सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक विलंबन, इसे आप ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत ऑकबर्न महोदय का है। अपनी किस पुस्तक में आपने ये सिद्धांत दिया? सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन में। और कब दिया? तो 1922 में। ऑकबर्न महोदय ने अपनी पुस्तक में जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो आपने बताया कि संस्कृति के दो भाग हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। संस्कृति के इन दो भागों को आपने कुछ इस तरह स्पष्ट किया कि भौतिक संस्कृति वह है जिसे हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि संस्कृति क्या है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, अर्थात इस पर्यावरण में जितनी भी चीजें जिनको मनुष्य ने निर्मित किया है, मानव निर्मित हर वो वस्तु संस्कृति के तहत आती है जो मनुष्य ने बनाई है या मानव ने बनाई है। तो धरती पर हर वो वस्तु जो मनुष्य ने बनाई है वो संस्कृति के तहत आती है। और वो जो संस्कृति है वो आपकी दो तरह की है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ऑकबर्न महोदय कहते हैं कि संस्कृति का वह पार्ट या वह भाग जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, कर सकते हैं, वो सभी आपके भौतिक संस्कृति के तहत आते हैं। और ऐसी चीजें, बातें या वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, अर्थात संस्कृति हैं, लेकिन जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें प्रभावित करती हैं, वो आपकी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। कैसे? पेन, रूम, टेबल, बुक, लाइट्स, फैन, ये सारी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं, हमें दिखाई देती हैं, मीन्स भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, नियम, कानून, ये चीजें भी मनुष्य ने बनाई हैं, अर्थात आती तो ये भी संस्कृति के तहत है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। सड़क पर चलने के नियम बने हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। तो जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हमें प्रभावित कर रही है बराबर, तो वो आपकी आएंगी अभौतिक संस्कृति के तहत। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबन का जो सिद्धांत है उसमें ऑकबर्न महोदय ने बताया कि संस्कृति के दो भाग हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति वो जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो हमें किसी भी रूप में प्रभावित करती हैं। अब आगे बात करते हैं विलंबन। विलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं लैग। लैग का अर्थ होता है लंगड़ाना। लेग का अर्थ होता है लंगड़ाना। लंगड़ाना यानी कि जब आप अपना एक पैर उठाते हैं और एक पैर रखते हैं तो उसका मतलब होता है लंगड़ाना। तो सेम इज भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के तहत ऑकबर्न महोदय कहते हैं कि जब आपके इन दोनों संस्कृतियों में से एक संस्कृति आगे निकल जाती है और दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है, तो ये आपके सांस्कृतिक विलंबन की स्थिति होती है और इसी से परिवर्तन आता है। कैसे? सड़कें बन गई पर सड़क पर चलने के जो नियम हैं वो बाद में बने। हेलमेट का आविष्कार हो गया लेकिन हेलमेट
का यूज आज भी बहुत कम लोग करते हैं। यातायात के साधनों का विकास हो गया, लेकिन यातायात के नियमों का पालन आज भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है या कम होता है। तो यही आपका सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत है। ऑकबर्न महोदय बहुत ही सीधी और सरल भाषा में अपने सिद्धांत को रखते हैं कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों ही हमारे समाज के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन जब इनमें एक संस्कृति आगे निकल जाती है और एक संस्कृति पीछे रह जाती है तो ये लैग की स्थिति है, कल्चरल लैग जिसे कहते हैं, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबन। इसे हम अंग्रेजी में ऐसे समझेंगे कि कल्चरल लैग, संस्कृति का लंगड़ाना, एक संस्कृति पीछे रह गई और एक संस्कृति आगे निकल गई। यही सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत है जो कि ऑकबर्न महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में 1922 में दिया। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें, और अगर आप कोई दूसरी अवधारणा, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ पर रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं प्रयास करती रहूंगी कि आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेकर आए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।